हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ए प्लस प्रतिभा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे साइंस की टॉप 100 क्वेश्चन आंसर की। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? या हिमेटोलॉजी के अध्ययन का संबंध किससे है? हड्डियों से। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंगस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? सही जवाब एंथ्रोपोलॉजी। आगे है, विकास, निषेचन, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्मों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या बोल सकते हैं हम जीवाश्मों के अध्ययन को? जीवाश्म विज्ञान। इसी प्रकार से अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। आगे देखिए, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा पौधों का। नेक्स्ट है, ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ओंकोलॉजी कैंसर के उपचार से जुड़ा है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुता का अध्ययन है। आगे है, माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, या कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो हम सपने देखते हैं, सपनों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। समझ में आ रही होंगी चीज़ें। पादप विज्ञान में अध्ययन पौधों का, ओंकोलॉजी जुड़ा है कैंसर से, कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का, न्यूरोलॉजी सपनों का। देखिए, मैं आपको साथ साथ याद कराने की कोशिश करूँगी ताकि आपको वीडियो एक ही बार में सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम के कीड़ों से। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर से याद रख लीजिए, सेरीकल्चर रेशम के कीड़े, सेरीकल्चर रेशम के कीड़े। इस प्रकार से आप वीडियो को याद करोगे, याद हो जाएंगे क्वेश्चन। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म नाम है और उसे बोला जाएगा जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का। टॉक्सिन हम याद रख लीजिए, टॉक्सिको क्या है? जहर है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या है ऑर्निथोलॉजी? पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का। क्वेश्चन ये आ सकता है, छिपकली का अध्ययन कहलाता है, तो सोरोलॉजी। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? सही जवाब जानवरों का। आगे है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन कहलाएगा अर्कनोलॉजी। क्या कहलाएगा? अर्कनोलॉजी। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? सिर्फ आधुनिक विज्ञान नहीं पूछा है इसमें, इसमें क्या पूछा गया है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? सही जवाब रॉबर्ट कोच रहेगा। आगे है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खियों से संबंधित है। मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, और एपीकल्चर से सीधा मधुमक्खी याद कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन हो उसे कहेंगे ऊतक विज्ञान। आगे है, जानवरों और उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है इकोलॉजी। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? तो शैवालों के अध्ययन से जुड़ी जो वनस्पति शाखा है उसका नाम है फाइकोलॉजी। आगे है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़े से याद रखिए सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट है,
एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कीटों का। जो ये कीट होते हैं छोटे, उनका अध्ययन किया जाता है। आगे है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो संरचना, शरीर संरचना और वातावरण से है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो वो है आनुवांशिकीय। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीविकी के जनक कौन है? तो सूक्ष्म जीविकी के जनक है एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। एंटिनो वोन ल्यूवेनहोक। आगे है किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। आगे है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? सही जवाब रहेगा नाभिक। तो इस प्रकार से हम साथ साथ याद करेंगे। आगे है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सही जवाब नाभिक। आगे है किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? सही जवाब राइबोसोम। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सही जवाब है कोशिका। आगे है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है केवल समसूत्रण का। एक बार फिर से मैं आपको याद कराने की ट्राई करती हूँ। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है नाभिक। कोशिका का प्रोटीन कारखाना है राइबोसोम। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। आगे है एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सही जवाब है न्यूरॉन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? सही जवाब है जल। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सही जवाब है मेटाफेज। नेक्स्ट है पौधों पर पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णन किस प्रकृति या किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो सही उत्तर है एंथ्रोसाइनिन। आगे है कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जन पशु में नहीं पाया जाता? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। और पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट है केंद्र का डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? वो भी हैदराबाद में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर के ऊतकों में वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? सही जवाब है प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं अमीनो अम्ल। चलिए याद करते हैं थोड़ा। सेलुलर और मोलेक्युलर विज्ञान का केंद्र कहाँ? हैदराबाद में। और डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक दोनों कहाँ? हैदराबाद में। आगे है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? ये की थी जॉर्ज एमिल प्लाडे ने। जॉर्ज एमिल प्लाडे ने क्या किया? तो राइबोसोम की खोज की थी। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किन में होता है? तो वो क्रोमोसोम्स में होता है। नेक्स्ट है जीन परिवर्तन किन में होता है? तो जीन परिवर्तन होता है डीएनए में। डीएनए में क्या होता है? इस प्रकार भी आ सकता है, तो जीन परिवर्तन। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कोर्नबर्ग ने। किसने किया? कोर्नबर्ग ने। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए होंगे? 20।
और आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किन में होता है? क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? देखिए, जो आनुवांशिकता का विज्ञान है उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। लेकिन ये सबसे पहले किसने कहा था? तो डब्ल्यू बैटसन ने। नेक्स्ट है, आरएनए के मुख्य कार्य क्या हैं? तो आरएनए के मुख्य कार्य हैं प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है, कोशिका के विभाजन में जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए मूल कोशिका को किस में विभाजित किया जाता है? तो कोशिका जनन में कोशिकाओं की जो तैयारी होती है उसके लिए मूल कोशिका को किस में विभाजित किया जाता है? 2 समान भागों में। ठीक है। नेक्स्ट है, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? सही जवाब है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है, सजीवों की पहचान क्या है? तो सजीवों की पहचान श्वसन, प्रजनन, लक्षण, चरण। समझ में आ रही हैं चीजें? नेक्स्ट है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? सही जवाब कोशिका भित्ति। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का जो अंतर है वो कोशिका भित्ति के कारण स्पष्ट होता है। आगे है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म में जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है, कोशिका के 4 अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो वो है कोशिका कला। नेक्स्ट है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। तो कोशिका विधियां न्यूक्लियस द्वारा की जाती हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो कोख के निरीक्षण करते हुए की गई। नेक्स्ट, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका को ऑक्सीमोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट है, कोशिका का वह बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती हैं? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। आगे है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो कोशिकाओं में किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है? राइट आंसर है हरित लवक। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मस्क्यूलोस्केलेटल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है राइबोसोम। नेक्स्ट है, किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा याद करते हैं इनको कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वो है हरित लवक। और कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है, साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो कि मौजूद होता है। पूछा क्या गया है, जो साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव है वो किन में मौजूद होता है? तो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। आगे है, मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ से हो सकता है? तो कोशिका और कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, किसी प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो वो होती हैं सल्की उपकला। आगे है, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का जो माप होता है वो कितना होता है? 110 mm गुणा 130 mm। आगे है, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? तो वो होता है मानव शरीर में
माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विभजोतक उत्तक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? तो विभजोतक उत्तक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, वोमेन संपुट को कौन ढके रखती है? सही जवाब, कोशिका गुच्छ उन्हें ढके रखती हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन किन में होता है? सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, गारड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? राइट आंसर रंध्र और पत्तियों में रहेगा, आप नोट कर लेना ये। नेक्स्ट है, कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो हमारा सही जवाब रहेगा WBC, जो मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर में जो कोशिका गुच्छ है वो कहाँ पाया जाएगा? वृक्क में। नेक्स्ट है, किसी पादप में मोती कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? सही जवाब है फ्लोएम में। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? सही जवाब है 3। नेक्स्ट है, पर्णहरित कवक कोशिका के किस घटक में मौजूद होता है? तो पर्णहरित कवक कोशिका के हरित लवक में मौजूद होता है। आगे है, कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन रंगहीन होता है और इसमें प्रोटीन कम होता है? तो ऐसा है लसिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंग क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। आगे है, किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है राइबोसोम। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधीय के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? राइट आंसर है अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पपराश्री विलयन में रखने पर उनके आकार और प्रकृति में विस्तार होने लगता है? तो ऐसा है परासरण। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का कौन सा घटक सहायक है? रक्त के थक्के में तो है बिंबाणु या फिर बोलते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक में अंतर्निहित होती हैं जो किसकी बनी होती हैं? तो वो बनी होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस की। नेक्स्ट है, कौन से भाग में पौधों में गैस का यह विनिमय में सहायक होता है? तो रंध्र होता है। आगे है, कोशिकाओं में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाओं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है वो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है, ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? तो ऊपरी और निचले एपिडर्मी में पाए जाने वाले उत्तक को मेसोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त किन दो कोशिकाओं को अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? तो वो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें अलग होते हैं। आगे है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब है हीलियम। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? तो साबुन रहित जो साबुन होता है उसे डिटर्जेंट कहा जाता है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? सही जवाब H2O, जिसके कारण अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है। नेक्स्ट है, अश्रु या आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो सूंघने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ रोते ही रहते हैं, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसीटोफेनोन। ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें हमने 100 टॉप क्वेश्चन कवर किए हैं।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।